वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 80 है। यूपीपीएससी पीसीएस 2023 के लिए सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 80 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विश्व आर्द्रभूमि दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कौन सा दिवस? 16 सितंबर को मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या विश्व ओजोन दिवस। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत संरक्षण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे। और इसी उपलक्ष्य में 16 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक आदिवासी जनजाति है चेंचू, भारत के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में वन्य जीवों के संरक्षण में सक्रिय है वो? हिमाचल प्रदेश का द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ओडिशा का सिम्पलीपाल, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम या झारखंड का पलामू। देखिए, जो चेंचू जनजाति समुदाय है वो वन्य जीवों के संरक्षण में सक्रिय रहे हैं आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम में। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस और आरओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश भारत के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों की एक आदिवासी जनजाति है। उनकी पारंपरिक जीवन शैली है शिकार करना, ठीक है, और सभा करना। वे चेंचू भाषा बोलते हैं और द्रविड़ भाषा परिवार की तेलुगु शाखा से संबंधित हैं। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार नागार्जुन सागर श्रीशैलम में चेंचू जो है बाघों के संरक्षण में शामिल हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डॉप्सन इकाई द्वारा मापा जाता है? डॉप्सन यूनिट में किसको मेजर करते हैं? ओजोन सांद्रता, तापीय चालकता, मिट्टी की आर्द्रता या विकिरण यानी रेडिएशन को। डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है, एग्जाम में भी अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस की होगी आपने, ठीक है, ओजोन सांद्रता को। तो ओजोन सांद्रता के मापन के लिए जो है डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। एक डॉप्सन जो है उन ओजोन अणुओं की संख्या है जो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम दाब पर 0.01 मिलीमीटर ओजोन की मोटाई की ओजोन परत बनाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? 92, 93, 94, 95? 1992, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। और प्रोजेक्ट टाइगर आए तो 1973। तो हाथी परियोजना यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट होगा ना, ठीक है। 1992 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जंगली एशियाई हाथियों की मुक्ति आबादी के लिए राज्यों द्वारा वन्य जीव प्रबंधन प्रयासों हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जो है शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण प्रदूषण के जैव संकेतक के रूप में काम करता है? देखिए, यह है लाइकेन के प्लांट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। स्वस्थ लाइकेन आबादी वाले क्षेत्रों में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण जो है कम है। इस प्रकार लाइकेन का उपयोग जो है प्रदूषण के विश्वसनीय जैव संकेतकों के रूप में किया जाता है। और लाइकेन के पौधों का उपयोग जो है अम्ल वर्षा सूचक यानी एसिड रेन इंडक्टर के रूप में भी किया जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है? डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है राजस्थान में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में स्थित है। यह नेशनल पार्क 3162 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है और यह पार्क थार रेगिस्तान के पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और रेत के टीले इस पार्क का लगभग 20% हिस्सा बनाते हैं। और यह नेशनल पार्क रेगिस्तानी लोमड़ी, बंगाल लोमड़ी, रेगिस्तानी बिल्ली, भेड़िया हाथी, काला हिरण और चिंकारा का जो है निवास स्थान है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? नंदनकानन चिड़ियाघर पार्क, दार्जिलिंग चिड़ियाघर, आइजोल चिड़ियाघर या अलीपुर चिड़ियाघर? भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, यानी दार्जिलिंग चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर जो है घोषित किया गया है। और कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। 10 सितंबर 2022 को भुवनेश्वर में चिड़ियाघर निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसी दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश भर के चिड़ियाघरों की रैंकिंग जारी की है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है, भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने कुशीनारा नदी के लिए एक अंतरिम जल साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और बांग्लादेश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने कुशीनारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। और कुशीनारा नदी की बात करें तो भारत और असम में एक डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है ये। ठीक है, यानी बांग्लादेश और असम से होकर बहती है भारत के। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। उपरोक्त में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है? ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन शामिल है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये वाला जो एरिया है उत्तर पूर्व वाला, ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया भी है, इसमें इथोपिया भी है, जिबूती भी है, इरिट्रिया भी है। ये चारों के चारों हैं, तो डी है इसका आंसर, 1 2 3 4। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है अफ्रीकी भूमि का सबसे पूर्वी विस्तार है और इसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया देशों के क्षेत्र शामिल हैं जिनकी संस्कृति को उनके लंबे इतिहास से जोड़ा गया है। ये देश जो है लाल सागर की दक्षिणी सीमा के साथ स्थित हैं और यह क्षेत्र अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आनंद मठ का प्रकाशन 1982 में हुआ था और भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन इसी पुस्तक से लिया गया है। इनमें से कोई भी सही नहीं है। देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बल्कि बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। आनंद मठ का जो प्रकाशन है वो 1882 में हुआ था, 1982 में नहीं। और भारत का राष्ट्रीय गान नहीं बल्कि राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम इसी पुस्तक से लिया गया है, तो कोई भी इसमें सही नहीं है, इसलिए डी है इसका आंसर। तो देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी और आनंद मठ का प्रकाशन हुआ था 1882 में। और जो राष्ट्रगीत है, ठीक है, राष्ट्रगान नहीं बल्कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी पुस्तक से लिया गया है और सन 1700 के दौरान हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है यह पुस्तक। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किस विषय के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है? पशुओं के व्यवहार का अध्ययन, फसल पैटर्न का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मृदा का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी जो है स्टडी ऑफ सॉइल यानी मृदा का अध्ययन है और मृदा का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजिस्ट। देखिए, मिट्टी जो है भूतल पर एक पतली परत के रूप में पाई जाती है जिसका निर्माण होता है चट्टानों के टूटने से, प्राप्त हुए खनिज लवणों से, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश से, जल तथा गैस के मिश्रण से। 12वां प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह तंत्र में कौन कौन शामिल है? ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह या कावेरी अपवाह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, तो पेनिनसुलर रिवर है नर्मदा, इसको तो हटा दीजिए, बाकी ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, इसमें गंगा हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, गोदावरी नहीं है, कावेरी नहीं है। तो 1 2 3 ही हो रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 2 3। तो सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र तीनों हिमालय नदियों के अपवाह तंत्र हैं ये। सिंधु अपवाह तंत्र में शामिल नदियां कौन कौन सी हैं? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। और गंगा अपवाह तंत्र में शामिल नदियां हैं यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र में शामिल नदियां सुबनश्री, धनश्री, लोहित, जियाभराली, मानस और सिकांग। ठीक है,
लोहित है, रोहित नहीं है, यह है लोहित, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मृदा अवकर्षण का तात्पर्य क्या है इसमें? देखिए, मृदा अवकर्षण का तात्पर्य है कि मृदा की उर्वरता में कमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो मृदा की उर्वरता में कमी यानी डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता में कमी को मृदा अवकर्षण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के संबंध में कथन है दो यहाँ पर। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक प्राप्त होने के बाद कोई अन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन के लिए जो है इसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता। और जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। जीआई टैग मिल गया तो निर्यात नाम से ही चलता है उसके। तो भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त होने के बाद अन्य कोई निर्माता जो है समान उत्पादों के विपणन के लिए उसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता। और भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण की अवधि कितनी है? 10 वर्ष की है, कई बार बताया। और भौगोलिक संकेतक के द्वारा उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा मिलता है। पंद्रह प्रश्न है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965, 55, 75 या 85? दिसंबर 1985 में। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निगम खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात एपेडा की स्थापना जो है भारत सरकार के द्वारा 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। और यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर अजय, निम्नलिखित में से किसका या किनका प्रकाशन विश्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच की यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन करता है, जबकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का प्रकाशन करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? किसी भी अभयारण्य को राष्ट्रीय अभयारण्य उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो देखिए, किसी भी अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यानी नेशनल पार्क, किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति वहां पर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2007 में हुई थी इसकी। ऐसे प्रश्न पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन हुआ था मार्च 2007 में, ठीक है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर? स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। सी कैसे हो गया? 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। प्रसिद्ध तमिल साहित्य जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? ईसाई, बौद्ध, हिंदू या जैन? ये जैन धर्म से संबंधित है, डी है इसका आंसर। तो जीवक चिंतामणि जो है जैन मुनि एवं महाकवि तिरुत्कदेवर की अमर कृति है, ठीक है। और इस ग्रंथ को तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध ग्रंथों में गिना जाता है। 13 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ में कुल करीब 3145 पद हैं। और जीवक चिंतामणि के लेखक ने जैन मतानुसार गृहस्थ जीवन के स्वरूप को जो है स्पष्ट किया है। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं,
ठीक है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके PDF मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। धन्यवाद।